जो बोओगे वही तो पाओगे। मेरा बहू चाय दे दो, 8 बज गए हैं, ठंड से हालात खराब हो रही है, मीरा के ससुर जी ने कहा। मीरा चिढ़ती हुई चाय का कप बाबूजी के टेबल पर रख के कहती है, बाबूजी थोड़ा सब्र किया कीजिए, सुबह बहुत काम रहते हैं, हम दोनों को ऑफिस जाना होता है, फिर आपके पोते रोहन को भी स्कूल जाना होता है, आप तो घर पर ही रहते हैं, किसी दिन थोड़ा देर से चाय पी लेंगे तो जम नहीं जाएंगे। इतना कहती हुई मीरा रूम से बाहर निकल गई। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगे, ऐसा क्या मांग लिया मैंने कि बहू इतना गुस्सा हो गई। आंसू पोंछते हुए चाय पीने लगे, जो अब तक बिल्कुल ठंडी हो गई थी। इतना सुनने के बाद तो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मीरा को चाय दोबारा गर्म करने को बोल सके। चुपचाप ठंडी चाय पी ली और सैर के लिए निकल गए। गार्डन की बेंच में बैठ के सोचने लगे, कितनी अच्छी थी जिंदगी जब बाबूजी की पत्नी जिंदा थी, उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। उस समय तक तो मीरा का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, कितना खुशहाल परिवार था। लेकिन 2 साल पहले अचानक उनकी पत्नी हार्ट अटैक से उनसे सदा के लिए दूर हो गई। उसके जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले रह गए थे। मीरा का स्वभाव भी बदल गया। अब वो बाबूजी से उखड़ी उखड़ी रहती। बाबूजी सोचते थे कि पोते के साथ समय बिताऊं, लेकिन उसे भी फुर्सत नहीं रहती थी। स्कूल के बाद इतनी सारी क्लासेस लगाई थी मीरा ने, बेचारे के पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। वो तो अपने दादाजी को कहाँ से समय देता। उनके बेटे विवेक को तो ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं रहती। खाने के टेबल में ही जितनी बात हुई, बस उन्हीं सब कारणों से बाबूजी अकेले रह गए थे। उन्हें अपनी पत्नी संध्या की बहुत याद आती थी। वो सोचते, मगर संध्या आज जिंदा होती तो उन्हें ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। मीरा हमेशा उन्हें कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। उन्हें खाने के लिए भी बहुत ही कम देती थी, और जब बाबूजी थोड़ा ज़्यादा मांगते तो उन्हें उनकी तबीयत का हवाला देते हुए मना कर देती। बेचारे रोज ही आधा पेट खाकर सो जाते। बुढ़ापे का हवाला देते हुए मीरा ने घर भी अपने नाम करवा लिया था। बाबूजी इसीलिए चुप रहते कि कहीं मीरा उन्हें घर से ना निकाल दे। बाबूजी बहुत ही सीधे इंसान थे। उन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस अपनी बची हुई जिंदगी शांति से बिताना चाहते थे। एक दिन बाबूजी से चाय का कप गिर गया। मीरा ने बहुत तमाशा किया और बाबूजी को घर में न रखने की फरमाइश की। जिसका डर था वही हुआ। बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की बात पर मुहर लगी। विवेक ने कहा, ठीक है मीरा, हम सब की भलाई के लिए मैं कल ही वृद्धाश्रम में एक रूम देख के आता हूँ, तुम चिंता ना करो। तभी रोहन बोल पड़ा, पापा आप अपने और मम्मी के लिए भी रूम देख आना, क्योंकि मैं भी बड़ा होकर आप दोनों को सबकी भलाई के लिए वहीं भेजूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन के दोनों पति पत्नी शौक हो जाते हैं। तभी रोहन कहता है, भला इसमें नहीं कि दादाजी वृद्ध आश्रम में रहें, बल्कि इसमें है कि वो हमारे साथ इस घर में रहें। वो अभी कमा नहीं सकते तो क्या उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप कमा सको? अगर उन्होंने और दादी जी ने अपनी इच्छाओं को मार के आपको ना पढ़ाया होता तो क्या आप आज यहाँ होते? जिस इंसान ने अपना घर आपके नाम किया, आप उसे उसके ही घर से निकालने की बात कर रहे हैं। जब मुझे कुछ होता है या मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तब ये इंसान मेरे साथ होते हैं। आप दोनों को तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती और आप दोनों इस घर की इसी नींव को निकालने की बात सोच रहे हैं। सोच लीजिएगा, अगर नींव हिली तो पूरा घर गिर जाता है। बाबूजी चुपचाप एक कोने में आंसू बहाते खड़े थे।
आज उन्हें अपने पोते पर बहुत गर्व हो रहा था। जो बात उनका अपना बेटा नहीं समझ सका वो बात इतना छोटा बच्चा समझ चुका था और अपनी माँ पापा को भी समझा चुका था। मीरा और विवेक ने अपनी गलतियों के लिए बाबूजी से माफ़ी मांगी और आगे भी ऐसी गलती न करने का प्रण लिया। रोहन दौड़कर अपने दादाजी के गले लग गया। अब वो हमेशा यहीं रहेंगे, वो भी इज्जत के